नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम आपको हिंदी मीडियम का 10th का एक अलजेब्रा का पेपर है जो कि पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। यह पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे आपकी जो बोर्ड के एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करके बताने वाला हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें जो सूचना दी गई है, ये किसी स्कूल का पेपर है और किसी बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किया था, जो कि यहाँ पे मैं आप लोग को सबको एक्सप्लेन करके बताऊँ। पहले हम सूचना देख रहे हैं। जो सूचना मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। मतलब क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा है गणक यंत्र का उपयोग करना वर्जित है। मतलब जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का आपको उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड सूचना दी गई विकल्प वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1A सिर्फ प्रश्न प्रयास वाले विकल्प को जवाब मानकर अंक दिए जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रथम प्रयास वाले, मतलब बोला फर्स्ट टाइम अगर आपने जो ट्राई किया है उसी को मान करके आपको आंसर जवाब दिया। अगर आपने फर्स्ट टाइम में अगर ए टिक कर लिया है तो एक का ही मार्क मिलेगा, बी टिक किया है तो बी का, जो भी ऑप्शन आपने टिक किया है, जो भी आपने ऑप्शन चूज किया उसी का मार्क मिलेगा, भले वो गलत हो या तो सही हो। एंड चौथा हमारा दिया हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रश्न में विकल्प जो सही होगा ए बी सी अथवा डी के साथ प्रश्न क्रमांक लिखना अनिवार्य है। मतलब जो भी आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर पुट करना जरूरी है। जैसे आप 1A का पहला कर रहे हैं तो पहला लिखिए, दूसरा कर रहे दूसरा करिए, और उसके सामने जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सारे के सारे पेपर में एक्सप्लेन कर दूंगा और ऐसे ही आपको मोटिवेशन और एजुकेशन वीडियोस मिलती रहेंगी। सो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A में हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे होता है एमसीक्यू टाइप होता है 3 की पहली 5 गुणज संख्याओं का योगफल। 3 की गुणज संख्याएं क्या होती हैं? 3 का पहाड़ा। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब आपको सॉल्व करना। 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 12, 15 यही गुणज संख्या है 3 की। ये 3 की गुणज संख्या है या 3 का मल्टीपल बोल सकते हैं। 3 के पहाड़े हैं कितने? केवल 5 संख्या लेना है और हम इसका योगफल निकालना है। तो हमें एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको पता है क्या करना रहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का इंटू 4 में और -1 का इंटू 1 में, ये भी आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग समीकरण है? वर्ग समीकरण क्या होता है? जिसके जो इस स्वरूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके जो चरांक रहता है वो चरांक क्या है? जो सबसे बड़ा घातांक 2 होता है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, उसे हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। याद रहेगा आपको, वर्ग समीकरण किसे कहते हैं? जिसका सबसे बड़ा घात कितना होता है? 2 होता है, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आएगा, क्योंकि एक्स का इंटू एक्स में करेंगे, एक्स का इंटू 5 में करेंगे तो इस तरह हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1A का 4 है, एमसीक्यू है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी संभाव्यता नहीं हो सकती? मैंने कई बार बताया जो संभाव्यता है कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती है। अभी ये 2.3 है, मतलब समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद 15/100 है, 15% है, 15/100 0.15 आएगा। देखिए ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन एक से ज्यादा है, मतलब यह संभावना नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1B आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है, जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे आपके प्रैक्टिस के बोर्ड की एग्जाम की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और क्वेश्चन बैंक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन बैंक आया हुआ है और हमने एक ऐप बनाया है। ऐप के माध्यम से भी आप क्वेश्चन बैंक में से सारे के सारे क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1B का, यदि 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 तब 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। देखिए यहाँ पे उल्टा सुल्टा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे 5x है, वहाँ पे 4x है, यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 5y है, दोनों उल्टा सुल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसी तरह यह समीकरण दिया हुआ, इस समीकरण में उसका एक मूल दिया है -2, मतलब x का मान कितना रखेंगे? -2 रखेंगे, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, अंकगणितीय श्रृंखला 2, -2, -6, -10 का सामान्य अंतर। सामान्य अंतर मतलब दो भी पद रहते हैं, किसी भी दो पदों के अंतर का बीच का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस भी आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम? T2 माइनस T1 करते हैं। यहाँ पे T2 कितना है? -2, -2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -4 आएगा। मतलब डिफरेंस कितना आएगा हमारा? डिफरेंस विल बी -4। इसको भी आप सॉल्व करिएगा।
1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा मोड़ा उसको सॉल्व करना ही पड़ता है, बिकॉज सॉल्व के बिना तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट 1B का फोर्थ क्वेश्चन है, एक पास आता है एक सिक्का एक ही साथ फेंकने पर प्राप्त नमूना अवकाश S तथा नमूना घटकों की संख्या नंबर ऑफ S लिखिए। एक सिक्का फेंकेंगे तो 6 आता है, सॉरी एक सिक्का फेंकेंगे 2 आता है और एक पासा फेंकते हैं 6 आता है, लेकिन दोनों एक साथ फेंकते हैं तो 6 दूनी कितना होता है 12, टोटल 12 है। कैसे लिखेंगे, H के साथ में 1 2 3 4 5 और T के साथ में T1 T2 T3 T4 T5 T6, टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और नंबर ऑफ S आप 12 लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 4 मार्क्स टोटल 8 मार्क्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2A आते हैं। 2A में देखिए यहाँ पे दिया है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे टोटल 3 कृतियाँ रहती हैं, हमें केवल 2 ही करना आता है। पहले आपके बुक वाला ही है, जैसा आपको पता होगा इसका आंसर 12 15 1215 आएगा। यहाँ पे A की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू दी गई है, N की वैल्यू दी गई है और S27 हमें S27 हमें ज्ञात करना है। SN का फार्मूला लगाएंगे। यह भी इसमें मुझे नहीं लग रहा है कुछ आपको डाउट होगा, SN का फार्मूला आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2A का सेकेंड हमारा है, जोसेफ ने एक थैली में प्रत्येक कार्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला एक अक्षर इस प्रकार कुल 26 अक्षरों के कार्ड रखे हैं। इनमें से अक्षरों का एक कार्ड यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया तो निकाले गए कार्ड का स्वर होने की संभाव्यता, स्वर में क्या आएगा देखिए, टोटल पहले क्या आएगा नमूनाओं का टोटल कितना आएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है माना ऐसी घटना है जिसमें स्वर अक्षर कार्ड खींचा, स्वर अक्षर मतलब कि A I O U है ना, A E I O U कितना हो जाएगा 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, 5 बटे में यहाँ पे कितना 26 आ गया। बस इतना ही करना था, कितना इजी है। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3, हमें इसमें 2 ही करना आता है। आपको एग्जाम में जो भी अच्छे से आता है वो 2 ही करिए, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आप कब करेंगे, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2A और ये जो तीसरा इसमें जो बचा रहेगा वो आप कर सकते हैं। बोर्ड की एग्जाम में एक्स्ट्रा करने की जरूरत तभी है जब आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है। अब यहाँ पे इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, केवल टेबल भरना है, ना कि यहाँ पे आपको आलेख बनाना है। आपको आलेख बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू फिल द टेबल्स। यहाँ टेबल फिल करना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई 0, तो ये जो इक्वेशन दी गई आपको दिख रही है इक्वेशन, इसमें आपके x की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे, फिर एक बार y की वैल्यू 3 रखेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बिकॉज डायरेक्टली आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 है तो 0 इन्होंने दिया ही है। बस काफी आपको यहाँ पे पुट करना है, x की वैल्यू कितना पुट करना है आपको 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 0 -1। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके टेबल भर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट हो गया। अब 2 का B देखते हैं। 2 के B में भी क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, वर्ग समीकरण x² - 15x प्लस 54 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। गुणनखंड विधि मैंने बहुत पहले आपको सिखा दिया, 8वीं से हम लोग सीखते आ रहे हैं, 8वीं में सीखे, 9वीं में सीखे और 10वीं में भी हिस्सा है। गुणनखंड विधि यहाँ पे कितना है 54 जो है ऐसा गुणनखंड करना है कि कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो 9 6 54, 9 और 6, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, 9 और 6 कितना होता है 54 होता है। यहाँ पे प्लस तो दोनों क्या रहेंगे, हम माइनस रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ओके, 54 यहाँ पे 9 6 54। दूसरा, यदि अंगण श्रृंखला का प्रथम पद मीन्स क्या होता है ए दिया है 10 ता सामान्य अंतर जिसको मतलब डी दिया है 5, तो अंक गणितीय श्रृंखला लिखिए। मतलब इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, T1 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा, T3 निकालना पड़ेगा, T4 निकालना पड़ेगा, T5। बस इट्स इनफ, बहुत है। T4 तक निकालेंगे तो भी चलेगा, 5 निकाल दिए तो भी चलेगा, दोनों मान्य है। आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ कौन सा, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2B का 3 है, यह युगपत समीकरण दिया है, इसको हम क्रैमर पद्धति से हल करना है। क्रैमर पद्धति से हल करने के लिए यहाँ पे x का फार्मूला नहीं लगाना, आपको ध्यान दीजिएगा बच्चे एग्जाम में x का फार्मूला लगा के आ जाते हैं। यहाँ पे m दिया है तो m का फार्मूला, m इज इक्वल टू क्या होगा dx नहीं dm, हाँ dm अपॉन d और n इज इक्वल टू होगा dn अपॉन d। ओके, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी गलती हो सकती है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से दो दो की प्राण समिति बनानी है। 3 पुरुष है मतलब 3 पुरुष को हम क्या मानेंगे M1 M2 M3 और 2 स्त्रियों को W1 W2
मानेंगे। इस तरह मानने के बाद हमें क्या करना है, दो दो की समिति बनाना है। यह आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। 5.3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केवल सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है, और एक घटना दी गई है, उस घटना क्या है, नंबर ऑफ ए लिखना है। घटना में क्या बोल रहा है, कम से कम एक, हाँ, एक समिति में एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री वाले जितने भी होंगे आप चूज करके आपको लिख लेना है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। वर्ग समीकरण प्राप्त कीजिए जिसके मूल 3 तथा -10 है। ये मूल मतलब क्या होता है, इसके हल। ये अल्फा दिया है और बीटा दिया है, अल्फा और बीटा दे दिया है, तो उसकी सहायता से हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमारा फार्मूला होता है वर्ग समीकरण के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा फार्मूला पता है, अपेक्षित वर्ग समीकरण का। मतलब यहाँ एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, एक बार अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, उसके हेल्प से हमारा वर्ग समीकरण फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी पूरी तरह कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 मार्क्स का है। यहाँ पे 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, हमें एग्जाम में केवल एक ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना है, जो आपको आसान लगे उसको आप कर सकते हैं। तो पहला मैं समझा रहा हूँ। दो अंकों वाली किसी संख्या में से उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने प्राप्त संख्या जोड़ने पर योगफल 143 आता है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान का अंक दाएं के स्थान के अंक से 3 अधिक हो तो दी गई मूल संख्या कौन सी होगी। उत्तर ज्ञात करने के लिए लिखित कृति पूर्ण कीजिए। तो पहले यानी इन्होंने माना इकाई के स्थान का क्या अंक है, x है, और दाएं का अंक कितना है, y है। दाएं में कितने गुणा होता है, 10 का। मतलब हमारी जो मूल संख्या होगी क्या हो, 10y प्लस x, ये हमारी मूल संख्या है। और यहाँ पे देखिए जो भी बोर्ड के एग्जाम में बॉक्स दिए रहते हैं, जितने बॉक्स है उतना ही बॉक्स बनाना है, आपको एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाना। अगर एक्स्ट्रा बॉक्स बनता है तो आप उसको पीछे साइड रफ में बना करके यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना नहीं होगा। एक्स्ट्रा बॉक्स का आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 बॉक्स रहेगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 बॉक्स रहेगा। अब अंकों के परिवर्तन से, अंकों का स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। अभी यहाँ पे हमने लिया था 10y प्लस एक्स, यहाँ पे उल्टा ले लेंगे हम 10x प्लस y ले लेंगे। यहाँ पे क्या बोला था, पहली शर्तानुसार कि अंकों के परिवर्तन से प्राप्त संख्या उसके मूल संख्या का योगफल कितना होता है, 143। ये भी आपके बुक का ही समय, कोई बाहर का नहीं है, आप इसको समझ के कर सकते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप इसको ट्राई करिएगा। x एंड y की वैल्यू आएगी, जो x एंड y की वैल्यू आएगी वह आपके मूल संख्या में आपको क्या करना है, पुट कर देना है। मूल संख्या में जैसे रखेंगे तो हमारी मूल संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। ओके, दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं। दूसरी भी बहुत इजी है, ये हमारा फार्मूला मेथड है। आप लोग जानते हैं फार्मूला मेथड का एक्सरसाइज कौन सा है, ये हमारा है एक्सरसाइज 2.4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी सी की तुलना करके ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का मान निकालने के बाद b² 4ac निकालना है। b² 4ac के बाद हमें जो x का फार्मूला होता है, जो सूत्र विधि का, वह लिखेंगे। फार्मूला यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, फार्मूला x भी लिखना जरूरी है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 4ac अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे हमें 9 लिखना रहेगा। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा 160 और यहाँ पे हमारा आएगा 8। ओके, सब मैंने भर दिया है। यहाँ पे एक बार क्या करना था, प्लस करना दिया माइनस, यहाँ पे उन्होंने माइनस कर दिया है और हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -10 अपॉन 10। -10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा भाई, ये वाला -1 आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली आपको -1 लिखना है, यह नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्या लिखना है, -1। और दूसरा वाला कितना आ जाएगा, -8 अपॉन 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3A में, और जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में केवल एक ही करना है। और 3B में देखिए यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन में केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में है। तो बट यहाँ के जो पेपर ये सैंपल पेपर है, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आके जो आपने छोड़ा है तो गड़बड़ हो सकता है ना। इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा, अगर आपको नहीं आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B का पहला देखें। एक कारखाने में कुशल तथा अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात दिया गया है। मतलब जो कुशल मजदूर हैं और जो अकुशल मजदूर हैं, दोनों की मजदूरी का अनुपात दिया है। मतलब कुशल मजदूर को कितना मिलता है, 5 और उसको 3। तो हम इसको रेशियो एक कॉमन, हाँ, एक कॉमन मल्टीप्लाई मानते हैं सामान्य गुणज मानते हैं, उसका नाम क्या आता है, x।
तो जो कुशल कारीगर हैं, जो कुशल कारीगर मजदूर हैं, उनकी मजदूरी मैंने मान लिया कितना हो जाएगा 5x रुपया, और जो अकुशल मजदूर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, स्किल नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो उनको कितना मिलता है 3x रुपया। अब दोनों को मिला के एक दिन की मजदूरी कितना है 720 है, मतलब यह 5x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720। उससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, तो हमें जो अकुशल मजदूर हैं उन दोनों की मजदूरी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बी का दूसरा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। जो भी मैं बोल रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम में है, वो कभी न कभी आया ही है, आज नहीं तो इसके पिछले 2-3 साल पहले के पेपर आप उठा के देखेंगे, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ बोल रहा है कि 55 पदों का योगफल, मतलब S55 दिया है 3300, तो उस अंक श्रृंखला का 28वां पद याद करो, मतलब कौन सा निकालना है, हमें T28 निकालना है। यह भी आपके बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, एक सिक्का फेंकते हैं कितना आता है 2, 2 फेंकेंगे कितना आता है 4, तो 3 फेंकेंगे कितना आता है टोटल 6, 6 नहीं आता 8 आता है, कई बार बच्चे 6 ही करके आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनर सो छोटी सी मिस्टेक होती है, 3 सिक्के बच्चे 6 लिख के आ जाते हैं, 6 नहीं आता बल्कि 8 आता है। वो 8 कैसे लिखते हैं वो कई बार मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं आएगा तो 5.1 की आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे समझ के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें केवल 2 ही क्वेश्चन करना है, बट यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया रहता है। संख्या 460 में से किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक हो तो शेषफल 1 आता है, तो भाजक ज्ञात करो। हमने बहुत पहले पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी ये संख्या है, यह संख्या दी गई है, इस संख्या में क्या बोल रहा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पे भागफल भाजक के 5 गुने से, मतलब भाजक हमको पता होगा तो भाजक को हम मान लेंगे, माना भाजक बराबर हमारा क्या रहेगा, भाजक हमारा x है, तो भागफल उसके 5 गुने से 6 अधिक है, मतलब जो भागफल होगा कुछ इस तरह होगा, भागफल बराबर भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, ये भागफल है, ये भाजक है, और शेषफल हमारा कितना दिया भाई, शेषफल दिया हुआ है 1, और भाज्य तो आपको पता ही है 460। तो जैसे मैंने बताया था फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसके अंदर रख देंगे, यू विल गेट द आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपके बुक का ही है, बुक के बाहर का नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखिए 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आपको जस्ट केवल करना है 2 क्वेश्चन, एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब आपको 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपके टेक्सचुअल रहेंगे, बुक के बाहर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन इट। किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल 27 कतार है, 27 हो 50 कतार, उससे अपने को क्या लेना देना। पहली कतार में 20 कुर्सी है, मतलब ए का मान आपको पता चल गया, उसके बाद अगली में 22 कुर्सी है, वो अगले में 24 कुर्सी है, तो यहाँ पे कुछ बातें पता चल गई। ए का मान कितना हो गया 20, और डी का मान कितना हो गया 2। अब बोल रहा है 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी, मतलब T15 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। T15 फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Tn का। और उसी तरह बोल रहा है कि कुल कितनी कुर्सियां हैं, मतलब कुल कितनी कुर्सियां हैं तो हमें पूरा देखना पड़ेगा, कितनी रोज हैं, कितनी कतारें हैं, 27 है। अब इस 27 का यूज हो गया, मतलब S27 भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 फार्मूला लगाना है, पहले में Tn का लगाना है, दूसरा हमें Sn का। Tn का लगा के T15 निकालेंगे, Sn का लगा के S27 निकाल देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। क्वेश्चन 4 का 2 है, नीचे दी गई आकृति में आयत की भुजाओं के माप दिए गए हैं। देखिए आयत के एक गुणधर्म होता है कि आयत की समूह भुजाएं सर्वांगसम होती है, मतलब यह भुजा सर्वांगसम इसके हो जाएगा, यह इक्वेशन इसके इक्वेशन हो जाएगा, तो यहाँ एक हमारी लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण बन सकता है। उसी तरह यह भुजा इसके समान है, तो यह भी एक वर्ग ये भी हमारा एक समीकरण बन सकता है। दोनों दो रेखीय, हाँ दो समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण बन गए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में 48 घंटे कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। मान लिया रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है क्या हो जाएगी, हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बोला था उसने कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 360 की दूरी तय करने में जो पहले से, हाँ अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है तो समय कितना लगता है,
बढ़ा दिया तो समय 48 घंटे कम लगते हैं। तो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि 360 किलोमीटर में कितना घंटा लगता है तय करने में, क्योंकि चालू इसकी क्या है x है। तो 360 किलोमीटर तय करने में लगा समय, समय का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फार्मूला आपको बैठाते हुए चले जाना है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो इसको पूछिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। या तो आपके बुक के जैसा ही क्वेश्चन है, या तो आई थिंक बुक का कोई एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा, कर सकते हैं आप आसानी से। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक के बाहर के क्वेश्चन रहते हैं, नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी भी होते हैं, थोड़े से टफ जैसे आपको इसे लगेगा कि बिकॉज क्योंकि आपके बुक के बाहर के रहते हैं। यहाँ पे दिया है एक अस्तबल में 3 घोड़े ए, बी तथा सी हैं। ए के जीतने की संभावना बी की अपेक्षा दुगनी और बी के जीतने की संभावना सी की अपेक्षा दुगनी है, तो उनके जीतने की संभावना की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले हमें मान लेंगे कि तीनों की जो संभावना है, क्या पहला बोल रहा है सी का डबल कौन है बी और बी का डबल कौन है ए, मतलब सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा सी। तो मैंने यहाँ मान लिया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना हो जाएगा भाई 2x, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा 4x। ओके, अब ये सब आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू 1 होता है। बस इसी फार्मूले आपको बैठा देना है। आपका 1 बाय 1 करके सारा के सारा x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाती है तो अब आसानी से कोई भी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ c आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ c भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिए गए युगपत समीकरण, यह समीकरण दिया, यह समीकरण दिया, इसको हल करते हुए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो तो m का मान ज्ञात करो। देखिए यह जो m का मान ज्ञात करो मतलब रेखा का ढाल जो होता है ना, यह वाला चैप्टर हमारा ज्योमेट्री का 5.3 का है, जो कि इस साल का निकल गया है। अगर वहाँ हमने पढ़ते तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसकी और इसकी, ये दोनों की क्या करना है, चुपचाप दोनों को पहले दोनों के हेल्प से आपको क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आता ही है एक्सरसाइज 1.1 का सम है। 1.1 की सहायता से आप इसको पहले x y की वैल्यू फाइंड करिए, और जो भी x y की वैल्यू आएगी आप उसको कहाँ रखिए, कथन नंबर, इसको समझिए कथन नंबर मैं 3 दिया हूँ तो कथन नंबर 3 में रख देंगे। अब x और y की वैल्यू जैसे रखेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पूरी तरह समझा दिया है। यह हिंदी मीडियम का एक अलजेब्रा का पेपर है। ऐसे ही और भी पेपर्स आते रहेंगे तो मैं आपको समझाते रहूँगा, और ये सारे के सारे जो भी पेपर आपको मिलते हैं आप इसको सॉल्व जरूर करिए। अगर पेपर ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उस पर भी आप फोकस करते रहिए। और इसके बाद हम आपको एक ज्योमेट्री का पेपर भी एक्सप्लेन कर बताने वाले हैं, और वो पेपर जल्दी आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही हम पेपर्स की और भी जो ही एजुकेशनल वीडियोस वगैरह है अपने चैनल पे डालते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा करके ऑल कर लीजिए। ऑल करके रखेंगे, अगर ऑल का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो कभी भी कोई हमारी वीडियोस आती है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।